हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सारे प्रश्न, नाटक और एकांकी, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र और भी बहुत सारी विधाओं से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अर्थात अभी तक हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। तो अगर आप लोग पिछले सारे प्रश्न देख लेंगे, सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी और आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में और उन्हें याद करने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अब अलग अलग शीर्षक के अनुसार अलग अलग जो विधाएं हैं उनके अनुसार प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग उसके माध्यम से अपने अभ्यास को बेहतर कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और अभ्यास तो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। कोई भी परीक्षा हो, बिना अभ्यास के हमारी तैयारी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो अभी जहां तक हम प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे प्रश्नों की। इस समय जो हमारा शीर्षक चल रहा है वो पत्र, पत्रिका और पुरस्कार, ये शीर्षक चल रहा है। इसके पहले के सारे शीर्षक हम देख चुके हैं, उनका अभ्यास कर चुके हैं। और ये पत्र, पत्रिका और पुरस्कार से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, इसके बाद जो शीर्षक शुरू होगा वो काव्य शास्त्र से संबंधित होगा। काव्य शास्त्र का शीर्षक होगा जिसमें संभवतः पाश्चात्य और भारतीय दोनों काव्य से संबंधित प्रश्न होंगे, काव्य शास्त्र से संबंधित। तो अभी जब हम प्रश्न की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां तक हमने प्रश्न देख लिया था उसके आगे उसके पहले दो कमेंट आए थे जिसमें कुछ पूछा गया था, कुछ प्रश्न पूछे गए थे। एक था, आप में से किसी ने पूछा था पीएचडी को लेकर के कि पीएचडी की क्या प्रक्रिया है, और एक मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित प्रश्न था। तो पहला जो पीएचडी को लेकर के आपकी जिज्ञासा है कि पीएचडी कैसे करनी है, इसकी प्रक्रिया क्या है, तो इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात, आप जिस विषय में भी पीएचडी करना चाहते हैं उस विषय से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए आपका, अर्थात आपने उस विषय से एमए किया हो। तो अगर आप हिंदी विषय से पीएचडी करना चाहते हैं तो पहला आपने उससे एमए किया हो, और उसमें अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग योग्यताएं मांगते हैं, लेकिन अधिकांश जो महत्वपूर्ण हैं वो यही है कि आपका एमए होना चाहिए और 55% अंक अधिकांश विश्वविद्यालयों में मांगते हैं कि 55% अंक आपके एमए में होने चाहिए। और समय समय पर विभिन्न विश्वविद्यालय ये पीएचडी की जगह निकालते हैं, तो आपको उसमें देखना है कि किस विश्वविद्यालय में पीएचडी की जगह निकली हुई है। उसमें आप फॉर्म आपको भरना होगा और उसके बाद पेपर होता है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपको लिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका पेपर होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो भी बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपका चयन किया जाता है पीएचडी के लिए। और उसके बाद 6 महीने का आपका प्री पीएचडी कोर्स होता है और उसके बाद आपको गाइड अलॉट कर दिया जाता है जिसके निर्देशन में आपको पीएचडी करनी है। तो इस तरह से अलग अलग विश्वविद्यालय की अलग अलग प्रक्रिया होती है, वो आप पता कर लीजिए जहां से भी आपकी इच्छा है पीएचडी करने की। और दूसरा जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित था, तो उसमें यही कहूंगी कि कहीं का भी आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये कि आप उस परीक्षा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम बताया गया है उस पाठ्यक्रम की आप
उस पाठ्यक्रम को आप निकलवा लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा करके आप उसे रख लीजिए और बिल्कुल उसके अनुसार आप तैयारी करिए। निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। बस आपको तैयारी करनी है। और बार बार कहती हूँ कि जो भी पाठ्यक्रम में जो भी उपन्यास, कहानी और निबंध इत्यादि जो भी लगे हुए हैं, आप उनका मूल पढ़िए। और मूल पढ़ने के बाद फिर आप जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अगर ऐसे ही देख लेंगे तो भी हो जाएगा। और मूल पढ़ते समय जितना संभव हो आप नोट्स बनाते हुए चलिए, तो वो बाद में आपका जो जब आपकी परीक्षा नजदीक आ जाएगी तो वो सारे आपके काम आएंगे, आपके अभ्यास के लिए। और बाकी निरंतर अभ्यास करते रहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सारे प्रश्न और जो भी हैं, ये तो कुछ महत्वपूर्ण जो यूनिट होती हैं ये सभी में कॉमन होती हैं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, तो ये तो सभी में होती हैं। इनको तो निरंतर आपको पढ़ते ही रहना है। ये जो उपन्यास, कहानी, नाटक, ये अलग अलग होते हैं पाठ्यक्रम में। तो ये 2 बातें हो गई जो आप लोग पूछ रहे थे। अब हम लोग आज का जो हमारा अभ्यास है उस पर आते हैं। हमने जहां तक प्रश्न देख लिए थे, हमारे यहाँ तक प्रश्न हो गए थे कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। ये प्रश्न हमने देख लिया था। और इसके बाद उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। किस पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। इसके पहले जो हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित ये वाला प्रश्न देखा था, तब हमने आपसे कहा था कि ये जो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित हो चुका है, जो कि गगन गिल जी को मिलना है, तो गगन गिल जी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानेंगे। ये पिछली कक्षा में आपसे कहा था कि जो अगली कक्षा होगी उसमें गगन गिल जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखेंगे। तो वो महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले हम देख लेते हैं गगन गिल जी से संबंधित। गगन गिल जो कि हिंदी की लेखिका है और इनके नाम से आप सभी परिचित होंगे, गगन गिल जी के नाम से। गगन गिल जी का जन्म 18 नवंबर 1959 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। पहली चीज आपको उनका जन्म वर्ष याद रखना है, 18 नवंबर 1959 ईस्वी, नई दिल्ली। और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके विषय में आपको पता होना चाहिए। तो प्रमुख कृतियां उनकी लगभग 35 वर्ष लंबी उनकी जो जीवन यात्रा रही है, उसमें अभी तक की जो मौजूद कृतियां हैं वे 9 कृतियां हैं। और उनके नाम है एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल धपक धपक, थपक थपक दिल धपक धपक, ये है इनका। और मैं जब तक आई बाहर, ये इनके 5 काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में उनींदे, अवाक और देह की मुंडेर पर और इत्यादि, ये इनकी गद्य कृतियां हैं। ये 5 इनकी काव्य कृतियां अर्थात काव्य संग्रह हैं और ये इनकी गद्य कृतियां हैं। तो ये कुल मिलाकर के ये इनकी रचनाएं जो है मुख्य रूप से ये मिलती हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं, थपक थपक दिल थपक थपक और मैं जब तक आई बाहर, ये इनके 5 काव्य संग्रह मिलते हैं। और दिल्ली में उनींदे, अवाक, देह की मुंडेर पर और इत्यादि, ये इनकी गद्य कृतियां हैं। इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल रहा है, जो कि घोषित हो चुका है, गगन गिल जी को मिलेगा 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो उन्हें किस कृति पर मिल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल हाल ही में कहा गया है, घोषणा की गई है। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिलना है? गगन गिल जी को मिलना है। और किस कृति पर उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है? तो मैं जब तक आई बाहर, इनकी जो कृति है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं गगन गिल जी के संबंध में। तो आशा करती हूँ कि इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न पर। प्रश्न था कि उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था किस पुरस्कार से? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दिनकर जी को। उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1972 ईस्वी में। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को 1956 ईस्वी में रचित संस्कृति के 4 अध्याय के लिए 1959 में
1959 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया था। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का जो संस्कृति के 4 अध्याय उनकी कृति है, इस कृति से आप सभी परिचित होंगे। और मुख्यतः जो लोग नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे लोग इस कृति से अवश्य परिचित होंगे, संस्कृति के 4 अध्याय, क्योंकि ये नेट की परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसी वर्ष उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया था, अति महत्वपूर्ण तथ्य। और रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, रेणुका, हुंकार आदि ये दिनकर जी की प्रमुख कृतियां हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पत्रिका और संपादक अर्थात प्रकाशक संबंधी जो असंगत विकल्प है उसका चयन करना है। तो पहला ही जो विकल्प है वो असंगत है। नटरंग ये मोहन राकेश जी का नहीं है। नटरंग जो कृति है वो नेमिचंद्र जैन जी की है, इसलिए विकल्प ए गलत है, अतः ये विकल्प ए सही होगा। सारिका अवध नारायण मुदगल का है और नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह, बिल्कुल सही है। आलोचना पत्रिका का संपादन बहुत समय तक नामवर सिंह जी ने किया था। इसके विषय में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आलोचना पत्रिका से ये बहुत समय तक जुड़े रहे, तो आलोचना का नाम लेते ही लोग तुरंत नामवर सिंह जी को याद करते थे, एक समय ऐसा था। तो पत्रिका और संपादक संबंधी विकल्प नटरंग मोहन राकेश ये असंगत है। 1965 ईस्वी में प्रकाशित रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका नटरंग के संपादक रहे हैं नेमिचंद्र जैन। नटरंग के संपादक कौन रहे हैं? नेमिचंद्र जैन रहे हैं। नटरंग जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई कृति है, वो पत्रिका है। नटरंग कब प्रकाशित हुई थी? 1965 ईस्वी में। और इसका संपादन किसने किया था? नेमिचंद्र जैन ने। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, न से नटरंग और न से नेमिचंद्र जैन। सारिका पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो 1970 ईस्वी में हुआ था और इसका संपादन किया कमलेश्वर जी ने, उसके बाद कन्हैयालाल नंदन ने भी किया और अवध नारायण मुदगल, 3 नाम आते हैं इसके संपादन में, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन और अवध नारायण मुदगल जी के। नई कविता ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद से। इसका संपादन जगदीश गुप्त जी ने किया और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आलोचना पत्रिका ये 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। इसका संपादन किया शिवदास सिंह चौहान ने, धर्मवीर भारती जी ने, रघुवंश ने, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने और नामवर सिंह जी ने। ये आलोचना पत्रिका के संस्थापक माने जाते हैं शिवदास सिंह चौहान जी और सर्वाधिक समय तक जिसने इस पत्रिका का संपादन किया था उसमें नाम आता है नामवर सिंह जी का। ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, कोई एक इनमें से गलत है। पहला है 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। और प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे, ये भी सही है। 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी थी, ये गलत है और चूंकि ये गलत है इसीलिए ये सही होगा। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है, ये भी सही है। 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। नागरी प्रचारणी पत्रिका के संबंध में यह विवरण सही नहीं है क्योंकि नागरी प्रचारणी पत्रिका 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई और तब इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में प्रारंभ की गई नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी के सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है और प्रारंभ में यह त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी एवं राधा कृष्ण दास इसके प्रारंभिक संपादक थे। तो ये प्रारंभिक संपादक के नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने करी है? मदन मोहन मालवीय जी ने। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास और महात्मा गांधी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1 मई 1910 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंत्री थे और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना नागरी प्रचारणी सभा काशी के तत्वावधान में हुई। फिर प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, ये गलत है। नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे, विकल्प बी सही होगा क्योंकि ये गलत है। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है, सही है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है, ये भी सही है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं, कथन सही नहीं है। इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी और हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना इसका उद्देश्य है। हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संबंध में ये सभी कथन सही है। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि ये नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1893 ईस्वी, ये सन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नागरी प्रचारिणी सभा 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। फिर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक कौन थे, तो विकल्प ए सही होगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। अन्य विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और देवीदत्त शुक्ल और सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी थे, जबकि अज्ञे, देवीदत्त शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत भारतेंदु अंक के अतिथि संपादक नहीं है। फिर प्रश्न है कि हिंदी पत्रकारिता के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है सुमित्रा नंदन पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया, ये सही है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला, ये गलत है। पिछली कक्षा में आपको विस्तार से बताया था कि जो सरस्वती पत्रिका है उसके जो संस्थापक हैं वे थे चिंतामणि घोष, और 1902 तक श्याम सुंदर जी ने उसका संपादन किया था और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1900 से, इसलिए ये गलत होगा। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद जी ने प्रारंभ किया था, बिल्कुल सही है। और इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद जी ने किया था, ये भी सही है। सरस्वती के प्रकाशन का कार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1900 में संभाला, ये गलत है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संस्थापक बने और 1920 तक उन्होंने ये कार्य किया। हंस पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 ईस्वी में बनारस से मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र, शिवरानी देवी, शिवदान सिंह चौहान, श्रीपत राय, अमृत राय तथा नरोत्तम नागर इसके संपादक हुए और रूपाभ का संपादन सुमित्रा नंदन पंत और नरेंद्र शर्मा ने 1938 ईस्वी में प्रारंभ किया। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने इंदु पत्रिका का प्रकाशन किया था, 1909 में। इसके बाद प्रश्न है कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, तो 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान जिसने योगदान दिया था उस पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। आप तुरंत पहचान गए होंगे, कवि वचन सुधा भारतेंदु जी की है, विकल्प ए सही होगा। अन्य जो विकल्प है कल्पना, सारिका और धर्मयुग। 19वीं सदी के जागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मासिक पत्रिका और बाद में साप्ताहिक पत्रिका कवि वचन सुधा ने योगदान दिया, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से हुआ। फिर प्रश्न है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, माधुरी का, मर्यादा का, कवि वचन सुधा का या सरस्वती का, तो विकल्प सी सही होगा, कवि वचन सुधा का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधिनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया और इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थीं और मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय तथा माधुरी का संपादन दुलारीलाल भार्गव ने किया, जबकि सरस्वती का संपादन श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। फिर प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिका थी उसका नाम था बाला बोधिनी, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं बाला प्रबोधिनी, बाल प्रबोध और बाल विनोद। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाला बोधिनी है और इन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा, 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन तथा 1874 ईस्वी में बाला बोधिनी पत्रिका निकाली थी। फिर प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं द्विवेदी, मौलवी इकराम और पंडित जुगल किशोर।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है और इसका नाम 1874 ईस्वी में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में तथा बाला बोधनी 1874 एक मासिक पत्रिका के रूप में स्थापित की। और इसके तीनों ही पत्र बनारस, ये जो तीनों ही पत्र थे वो बनारस से प्रकाशित होते थे। फिर प्रश्न है कि भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो पहला है कि सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, सही है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, ये भी सही है। जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, तो ये उस समय ये भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में नहीं रहती थी, ये गलत है, इसलिए ये सही होगा। जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं, ये सही है। जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कथनों में गलत कथन है। सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं तथा जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिका में प्रकाशन के प्रमुख विषय थे। फिर प्रश्न है कि भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा गया है। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोताराम जी, और इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया। और भारतेंदु की पहली संस्था कविता वर्धनी सभा है, जो कि 1870 ईस्वी में काशी में स्थापित की गई। फिर इसके बाद प्रश्न है कि प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प यहाँ पर चुनना है। तो असंगत विकल्प जो है वो कवि वचन सुधा प्रयाग, ये गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि कवि वचन सुधा और इनकी जो भी पत्रिकाएं थी भारतेंदु जी की, वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, काशी से। तो ये विकल्प सही होगा, क्योंकि ये गलत है। इसके अतिरिक्त भारत मित्र कलकत्ता, हिंदी प्रदीप प्रयाग और उदंत मार्तंड कलकत्ता, ये सभी सही है। प्रकाशन स्थान की दृष्टि से कवि वचन सुधा प्रयाग असंगत है, क्योंकि कवि वचन सुधा का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1868 ईस्वी में काशी से हुआ था। कवि वचन सुधा काशी से प्रकाशित हुई 1868 ईस्वी में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके संपादक हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कवि वचन सुधा का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो 1868 ईस्वी। उदंत मार्तंड ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई पहली बार 1826 ईस्वी में, और इसके संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर, ये हमने पिछली ही कक्षा में पढ़ा था। हिंदी प्रदीप ये पहली बार प्रयाग से 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके जो संपादक थे वे बालकृष्ण भट्ट थे। भारत मित्र कलकत्ता से 1877 में प्रकाशित हुई, और रुद्रदत्त इसके संपादक थे। और आनंद कादम्बनी ये मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में, और इसके संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ब्राह्मण पत्रिका ये कानपुर से प्रकाशित हुई 1883 ईस्वी में, और इसके जो संपादक रहे हैं वे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी रहे। फिर प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है, कामायनी, पल्लव, परिमल या चिदंबरा। तो विकल्प डी सही होगा, चिदंबरा। ये चिदंबरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 ईस्वी में पुरस्कृत हुई। पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदंबरा शीर्षक से प्रकाशित है। पंत की अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, वीणा, पल्लव आदि, और इनकी जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं वे हैं युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। और पंत को सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जब हमने पंत जी को पढ़ा था, छायावाद को पढ़ा था, तब हमने ये भी देखा था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। और कामायनी ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जो कि 15 सर्गों में विभक्त है, और इस कृति पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। और कामायनी के 15 सर्ग ये हमें बिल्कुल रट गए थे अभ्यास के दौरान, और आशा करती हूँ कि आपको अभी तक याद होंगे उन 15 सर्गों के नाम। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये 15 सर्गों का क्रम है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल है, जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला प्रश्न है कि सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे, पंडित सदानंद मिश्र, बख्तावर सिंह
या पंडित दुर्गादत्त मिश्र या रामदास सिंह? तो विकल्प ए सही होगा, पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधानिधि पत्र के संपादक कौन थे? पंडित सदानंद मिश्र। सार सुधानिधि पत्र के संपादक पंडित सदानंद मिश्र थे। सार सुधानिधि पत्रिका का प्रकाशनारंभ वर्ष 1878 ईस्वी है और यह पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक रूप में निकलती थी। उचित वक्ता पत्रिका का संपादन पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने किया था और यह पत्रिका 1878 ईस्वी में साप्ताहिक रूप में कलकत्ता से निकलती थी। और आय दर्पण पत्रिका का संपादन मुंशी बख्तावर सिंह ने किया और यह पत्रिका 1877 ईस्वी में शाहजहांपुर से प्रकाशित होती थी। फिर प्रश्न है कि विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो विशाल भारत पत्र जो प्रकाशित हुआ है वो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है दिल्ली, जबलपुर और इलाहाबाद। विशाल भारत पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। विशाल भारत एक प्रसिद्ध हिंदी पत्र था जिसका प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में कलकत्ता से आरंभ हुआ और यह एक मासिक पत्रिका थी। इसके संस्थापक रामानंद चट्टोपाध्याय जी थे और बनारसी दास जी सन 1928 ईस्वी से 1937 ईस्वी तक इसका संपादन करते रहे। फिर प्रश्न है कि बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं? दैनिक जागरण के, अमर उजाला के, दैनिक आज के, हिंदुस्तान के? तो विकल्प बी सही होगा, दैनिक आज। बाबूराव विष्णु पराड़कर दैनिक आज पत्र के संपादक रहे। दैनिक आज पत्र का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है जो दैनिक के रूप में वाराणसी से निकाला जाता था और हिंदुस्तान पत्र इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। इस पत्र को 1883 ईस्वी में राजा रामपाल सिंह ने संपादित किया। यह दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक जागरण के प्रथम संस्करण का प्रकाशन सन 1942 ईस्वी में झांसी से जारी किया गया और इसके संस्थापक स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्त थे और 1947 ईस्वी में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर ले जाया गया। अमर उजाला का प्रकाशन सन 1948 ईस्वी में डोरीलाल अग्रवाल तथा मुरारी लाल माहेश्वरी ने आगरा से प्रारंभ किया और हिंदुस्तान का प्रकाशन 12 अप्रैल 1936 ईस्वी को दिल्ली से प्रारंभ हुआ। फिर जो अगला प्रश्न है वो है कि राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन से प्रकाशित हुआ था? तो बंगदूत जो प्रकाशित हुआ है 1829 ईस्वी से प्रकाशित हुआ। विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है 1828, 1832 और 1827। बंगदूत कब प्रकाशित हुआ है? 1829 ईस्वी को। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एक जो अभी आया मन में कि इसे इस तरह से याद रखा जा सकता है कि बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? 1829 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और आप, क्योंकि जब हम बंगदूत लिखते हैं तो बंगदूत हमने ऐसे लिखा, तो ये जो ऊ की मात्रा है इसको आप ऊ की मात्रा को उठा करके इधर ले आइए और ऐसे लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा 9। तो आपको ये याद रहेगा कि अंत में क्या है? 9 आएगा और 9 के आगे आएगा 2। 9 के आगे क्या आएगा? 2। तो अर्थात यहाँ पर जो अंत में अंक हैं वो 2 और 9 है और ये 18 आप अपने आप याद रख लीजिएगा। 1829 ईस्वी मेन जो ये चीज है, यहाँ से आप ये 9 अंक याद रख सकते हैं और 9 से आप 1829 अंक को याद रख सकते हैं। और बंगदूत कब प्रकाशित हुई थी? 1829 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं और पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पूछा ही जाता है। जैसे जो प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड हिंदी की, उसके विषय में उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो भी बहुत पूछा जाता है, 1826 ईस्वी। ये हम लोग पहले भी कई बार देख चुके हैं, आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि जब एक ही सन को हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो सुन सुनकर ही हमें याद हो जाता है। आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, जो प्रकाशन वर्ष है या जो सन है उन्हें याद करने के लिए आप बहुत परेशान मत हुआ करिए, वो याद हो जाएंगे। बस आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो सन हमें अपने आप याद हो जाते हैं। आप अगर नहीं ऐसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से सुन भी रहे हैं कक्षा को और आप बार बार एक ही सन को सुनेंगे तो निश्चित है कि वो आपको याद हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? हरे प्रकाश उपाध्याय, संजय सहाय या अखिलेश या ज्ञान रंजन? तो तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश है और ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। विकल्प सी सही होगा। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं और समकालीन हिंदी कथा साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर अखिलेश ने इस पत्रिका का प्रकाशन मार्च 1999 ईस्वी से प्रारंभ किया
और इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से होता है और यह एक त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। पहल पत्रिका का संपादन ज्ञान रंजन करते थे और इस पत्रिका का प्रकाशनारंभ 1960 ईस्वी में जयपुर से हुआ और यह त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि मेरठ के पंडित गौरी दत्त की नागरी प्रचार के लिए की गई सेवाओं में से एक पत्रिका नहीं है। कौन सी पत्रिका उनकी नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, गीतिका। अन्य जो विकल्प हैं देवनागर, गीतावली और देवनागरी प्रचारक। गीतिका पत्रिका पंडित गौरी दत्त की नहीं है। पंडित गौरी दत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक थे। इन्हें हिंदी का सुकरात या देवनागरी प्रचारानंद के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के पूर्व सन 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न रखेंगे। हम लोग बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। अगली जो कक्षा होगी उसमें हम 2000 प्रश्न पूरे करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बधाई। अगर आप निरंतर कक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो आपका अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा होगा। आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न है उनका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।